मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे तारों के जन्म के बारे में। तारों का जन्म कैसे हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम बता रहे थे, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था आप लोगों को, जो हमने क्या क्या पढ़ाया था। हमने निहारिका पढ़ाई थी, हमने पढ़ाया था आकाशगंगा। दो चीज़ें हमने पढ़ाई थी, निहारिका और आकाशगंगा पढ़ाई थी। पहले उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं निहारिका किसे कहते हैं। निहारिका आकाशगंगा के बनने से पहले, आकाशगंगा के जन्म से पहले कौन आया था? निहारिका अस्तित्व में आई थी। निहारिका का जन्म कैसे हुआ था? जो हाइड्रोजन गैस के बने बादल थे वो उनका आपस में संचयन होना शुरू हो गया था। जब वो आपस में संचयन होने लगे थे तो बादलों का झुंड बन गया। जो बादलों का झुंड बना वो आसपास के बादलों को क्या हुआ, आसपास के बादलों को आकर्षित करना शुरू कर दिए। जब ये बादलों को आकर्षित करना शुरू किए तो क्या हुआ, एक बहुत बड़े गैसीय पिंड के रूप में क्या होगा, ये परिवर्तित होगा। जब ये बहुत बड़े गैसीय पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया तब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन जो बादल थे, बादलों के मध्य में या क्रोड में क्या था, बादलों के मध्य में क्रोड में था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में बदल रहा था? हाइड्रोजन बदल रहा था हीलियम में। तो इसी प्रक्रिया को, हाइड्रोजन के हीलियम बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही थी तब क्या था, तब जो है बहुत असीमित मात्रा में क्या हो रहा था, ऊर्जा निकल रही थी। जब बहुत असीमित मात्रा में ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगा, तारों का जन्म हो जाएगा। यहाँ पे तो हमने तारों के जन्म की बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं आकाश, अगर पूछ लिया जाए आकाशगंगा को एक लाइन में परिभाषित कीजिए, आकाशगंगा की परिभाषा दीजिए, तो आकाशगंगा की परिभाषा क्या है? एक ऐसा तंत्र जो हमारे तारे, धूलकण तथा निहारिकाओं को, तारे, धूलकण और निहारिकाओं को आपस में क्या करता है, आपस में बांधे रखता है। तो मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में बांधे रखने को ही क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। समझिएगा, एक ऐसा तंत्र जो ब्रह्मांड में स्थित सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित है, अपनी ओर बांधे रखता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अब हमारी आकाशगंगा का क्या नाम था? हमने बताया था, हमारी आकाशगंगा को हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी बोलते हैं, दुधमेकला बोलते हैं और मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। और स्वर्ग की गंगा भी इसका ही नाम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार या तस्तरीनुमा, और तीसरी होती है अनाकार की। तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, ये किसका हिस्सा है? ये हमारी जो है सर्पिलाकार आकाशगंगा का हिस्सा है, ठीक है। इसके बात करते हैं अब जो आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है, ठीक है, हमने बनाया, फिगर भी बनाया था लास्ट टाइम। जो हमारी जो आकाशगंगा है ये चीज़, ठीक है, इसकी कितनी भुजाएं होती है? इसकी 3 भुजाएं होती हैं। पहली और दूसरी भुजा में क्या होता है? पहली, दूसरी और तीसरी। पहली और दूसरी भुजाओं में क्या होता है? पहली और दूसरी भुजाओं में जो पुराने तारे होते हैं वो रहते हैं। तीसरी भुजा में क्या रहता है? तीसरी भुजा में हमारे जो नए तारों का जन्म होता है। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए आकाशगंगा की पहली और दूसरी भुजा में क्या होता है, पुराने तारे रहते हैं, और तीसरी भुजा में क्या होता है, नए तारों का जन्म होता है। अब ये जो आकाशगंगा का केंद्र है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते थे ब्लैक होल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं, ठीक है, बल्ज बोलते हैं। इस बल्ज के पास इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि क्या कहता है, ये आकाशगंगा को इस बल्ज के चक्कर लगाया करते हैं। मतलब इसके पास ये जो बल्ज के पास इतनी आकर्षण शक्ति है, इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि क्या कहते हैं, पूरी आकाशगंगा इसी बल्ज के चारों ओर क्या करती है, बल्ज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब जल्द, इसी को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक है। इसके आसपास तारों का संकेंद्रण बहुत अधिक होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर पूछ लिया जाता है हमारे आकाशगंगा के करीब की सबसे कौन सी आकाशगंगा है, हमारे आकाशगंगा के सबसे पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है, तो हम उसका नाम हमने बताया था एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है वो हमारे मंदाकिनी के सबसे करीब की आकाशगंगा है। अगर इसकी दूरी पता कर ली जाए तो 22 लाख प्रकाश वर्ष क्या है इसकी दूरी है। अब इसकी दूरी पता कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जितनी भी दूरी है उसको क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब समझिएगा कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी भी दूरी चलेगा उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो प्रकाश की चाल है
प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में 3 लाख चलेगा, उसके अगले सेकंड में फिर 3 लाख चलेगा, उसके अगले सेकंड में फिर 3 लाख चलेगा। प्रकाश की चाल ये है। तो यानी एक सेकंड में 3 लाख चलता है, तो सोचिए एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं और कितने लाख किलोमीटर चलेगा, कितने अरबों खरबों किलोमीटर चलेगा। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को ही क्या कहते हैं? 1 अरब वर्ष कहते हैं। तो ये 1 अरब वर्ष कहते हैं, नहीं 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ये एंड्रोमेडा कितनी दूर है? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था, हाँ इसके बाद हमने क्या बताया था? इसके बाद हमने बताया था ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला कैसे कहते हैं? ओरियन नेबुला यानी जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा में भी एक शीतल क्षेत्र होता है, मतलब ठंडा क्षेत्र होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ओरियन नेबुला बोलते हैं। समझिएगा फिर से, हमारी पूरी आकाशगंगा में जो भी शीतल क्षेत्र पाया जाएगा, जो भी ठंडा क्षेत्र पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग ओरियन नेबुला बोलते हैं। इसके बाद एक और चीज़ बताई थी, प्रतिसरण का नियम बताया था। प्रतिसरण का नियम किसने दिया था? प्रतिसरण का नियम दिया था हमारे एडविन हब्बल ने दिया था। एडविन हब्बल ने प्रतिसरण का नियम दिया था। क्योंकि इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था आज ये मान लीजिए आज की कंडीशन है, आज इन दोनों आकाशगंगाओं के बीच की दूरी कितनी है? 22 लाख प्रकाश वर्ष है। कुछ वर्षों बाद, कुछ करोड़ों वर्षों बाद इसकी दूरी कितनी हो गई? इसकी दूरी हो गई 23 लाख प्रकाश वर्ष। मतलब क्या है कि इन दोनों की बीच की दूरी क्या हो रही है? बराबर बढ़ती जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिसरण का नियम बोलते हैं। समझिएगा कि दो आकाशगंगाओं की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिसरण का नियम बोलते हैं। दिया किसने था? दिया था हमारे एडविन हब्बल जी ने दिया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तारों के जन्म की। तो लास्ट वीडियो की बात थी, आज हम तारों के जन्म की बात करेंगे। ठीक है, तारों का जन्म। तारों का जन्म, तारों का जन्म कैसे होता है? अब याद रखिएगा, जो तारे हैं, तारों में हाइड्रोजन काहे में चेंज हो रहा है? जो तारों में जो हाइड्रोजन है, तारों के मध्य में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये किस में बदल रहा है? ये बदल रहा है हमारे हीलियम में। फिर इन दोनों जो बदल रहा है, इन दोनों की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब समझिएगा, जो तारों के मध्य में जो हाइड्रोजन है वो बदल रहा है किस में? वो बदल रहा है जो है हीलियम में बदल रहा है। जब ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभी इन जो नाभिकीय संलयन की जब प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? असीमित मात्रा में क्या होगा? असीमित मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। जब असीमित मात्रा में जब ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगा? तारों का जन्म हो जाएगा। समझिएगा, जब ये नाभिकीय संलयन होगा तो क्या होगा? असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। असीमित मात्रा में जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो जन्म किसका हो जाएगा? तो तारों का जन्म। तभी क्या होगा? तारों का जन्म हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिन बादलों से तारों का जन्म होता है उन बादलों को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जिन बादलों से तारों का जन्म होता है उन बादलों को हम लोग बोलते हैं स्टेलर नर्सरी। स्टेलर, अगर यही बात पूछ ली जाए, स्टेलर नर्सरी तारे किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिन बादलों से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर लिख दे रहा हूँ मैं स्टेलर नर्सरी को, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, जिन बादलों से तारों का जन्म हो, जिन बादलों से तारों का जन्म होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, इन बादलों के पास इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मतलब समझिएगा
इन बादलों के पास इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इन स्टेलर नर्सरी के पास में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि आप ये क्या होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये बादल सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे तभी जन्म हो जाता है तारों का। फिर से समझिएगा, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाएगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे तारों का निर्माण होता है। जिन बादलों से तारों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेलर नर्सरी बोलते हैं। स्टेलर नर्सरी के पास में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि ये क्या होता है, ये आपस में सिकुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जब सिकुड़ना प्रारंभ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो तारों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। जब तारों का निर्माण होता है, याद रखिएगा, तारों का जब निर्माण होता है, तारों की प्रारंभिक अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। जब तारों का निर्माण होता है तो तारों की प्रारंभिक अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आदि तारा बोलते हैं। जब तारों की प्रारंभिक अवस्था, फिर से देख लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। देख लीजिए, तारों की प्रारंभिक अवस्था को आदि तारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो स्टार। आदि तारा कहते हैं। मतलब समझिएगा, जो तारों की प्रारंभिक अवस्था पूछ लिया जाए, तारों की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, जो तारों की प्रारंभिक अवस्था है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है आदि तारा कहते हैं। ठीक है, जब ये प्रोटो स्टार बन गया, मान लीजिए ये प्रोटो स्टार बन गया, प्रोटो स्टार में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, बहुत ज़्यादा जब इसका निर्माण होता है तब भी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, और जब निर्माण होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल कम थोड़ी हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही रहेगा। तो याद रखिएगा, जब ये आदि तारा बन गया तो इसके पास इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि जो तारे के परमाणु होते हैं आपस में क्या करने लगते हैं, आपस में टक्कर करने लगते हैं, आपस में टकराने लगते हैं। याद रखिएगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके परमाणु आपस में टकराने लगते हैं। समझिएगा, जी जो आदि तारा बना, आदि तारे में इतना ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण था कि इनका जो परमाणु के आपस में क्या होने लगे, टकराने लगे। फिर इन टकराने की जो संख्या है, संख्या क्या हो गई, संख्या में वृद्धि हो गई। संख्या में वृद्धि हुई। जब इस संख्या में वृद्धि हुई तो क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगा। हाइड्रोजन काय में बदलने लगा, हीलियम में। समझिएगा, जब ये जो परमाणु टकराने लगे, जब परमाणु को टकराने में वृद्धि हो गई तब क्या होगा, जब परमाणु आपस में ज़्यादा जल्दी टकराने लगेंगे तो हाइड्रोजन काय में परिवर्तित होने लगा, हाइड्रोजन परिवर्तित होने लगा हीलियम में। और जितनी जल्दी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा उतनी जल्दी प्रोटो स्टार बदल के क्या हो जाएगा, प्रोटो स्टार। याद रखिएगा, जितनी जल्दी यह हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, हीलियम में बदलेगा, उतनी जल्दी प्रोटो स्टार पूर्ण तारे में बदल जाएगा। प्रोटो स्टार काहे में बदल जाएगा, प्रोटो स्टार बदल जाएगा पूर्ण तारे में। याद रखिएगा, जो परमाणु जितनी जल्दी टक्कर लगाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जो है, जब जितनी जल्दी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहेगा उतनी जल्दी ही क्या हो जाएगा, उतनी जल्दी ही प्रोटो स्टार किस में चेंज होता रहेगा, पूर्ण तारे में चेंज होता रहेगा। जब याद रखिएगा, तारों का जो द्रव्यमान है, प्रत्येक तारे का द्रव्यमान अलग अलग होता है। मतलब समझिएगा, क्या जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उन सभी तारों का क्या है, द्रव्यमान अलग अलग है। सभी तारों का द्रव्यमान एक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए,
सभी तारों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। सभी तारों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। सॉरी, सभी पूछ लिया जाए कि तारों का द्रव्यमान अलग अलग है या एक है, तो याद रखिएगा तारों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। याद रखिएगा, इसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो तारे हैं, सभी तारों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा जो तारे हैं, तारों के केंद्र में क्या है, तारों के केंद्र में क्या होता है, तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे क्या होता है, देखो जो तारे हैं, मान लीजिए तारा है, तारों के केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या है, तारों के केंद्र में है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बदलता किस में है, बदलता है हीलियम में। अब इन दोनों की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बोलते हैं। मतलब समझिएगा, जो तारे हैं, तारों के केंद्र में क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसमें बदलता है, हीलियम में बदलता रहता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। अब याद रखिएगा कि जो तारे के केंद्र में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, हीलियम में चेंज हो रहा है। अब ये एक समय ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हाइड्रोजन की यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हीलियम की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। मतलब क्या है, नाभिकीय संलयन होने के कारण, लिख लीजिए, इसके कारण केंद्र में या कोर में हीलियम की अधिकता हो जाएगी। हीलियम की अधिकता हो जाएगी। अब याद रखिएगा, जो तारों नाभिकीय संलयन होता रहेगा तो हाइड्रोजन जल्दी जल्दी किसे परिवर्तित होता रहेगा, हाइड्रोजन जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहेगा जो है हीलियम में। जब हीलियम की अधिकता हो जाएगी तो तारों का केंद्र काहे में चेंज हो जाएगा, तारों का केंद्र, जब हीलियम की अधिकता हो जाएगी, हीलियम की अधिकता, ये मैंने पॉइंट लिख रखा है, जब हीलियम की अधिकता हो जाएगी तो केंद्र में क्या हो जाएगा, केंद्र काहे में परिवर्तित हो जाएगा, केंद्र परिवर्तित हो जाएगा ठोस में। याद रखिएगा, जब केंद्र ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब केंद्र ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो तारों के द्रव्यमान में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी, सॉरी, तारों के भार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब तारों के भार में कमी आ जाएगी तो तारों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, केंद्र ठोस हो जाएगा तो नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन होना बंद हो जाएगा। जब नाभिकीय संलयन बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब नाभिकीय संलयन बंद हो जाएगा तो तारों के भार में क्या हो जाएगा, भार में कमी आ जाएगी। जब भार में कमी आ जाएगी तो तारे की क्या हो जाएगी, तारे की मृत्यु हो जाएगी। फिर से समझिएगा, तारों के केंद्र में क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होता है, हीलियम में। हीलियम, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी तो तारों के केंद्र में क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम में कंटिन्यू बदलता रहेगा, तो हीलियम की अधिकता हो जाएगी। जब हीलियम की अधिकता हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब हीलियम हो जाएगा केंद्र में, तो तारों का केंद्र क्या है, कैसे में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में। जब ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो यानी क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होना बंद हो जाएगी। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो यानी तारों के भार में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जब तारों के भार में कमी आ जाती है तभी तारों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं रंग के, तापमान के आधार पर तारों का विभाजन। अब बात कर लेते हैं, जिसको यहाँ पे लेना हो ले लीजिए, तापमान के आधार पर तारों का विभाजन। बात कर लेते हैं तापमान के आधार पे तापमान के आधार पर तारों का विभाजन। मतलब तापमान के आधार पर तारों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, कि या तारों के प्रकार लिख सकते हैं
तापमान के आधार पर तारों को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है नीला या सफ़ेद तारा, दूसरा होता है पीला या नारंगी तारा, तीसरा होता है लाल तारा। पहला क्या होता है? नीला या सफ़ेद, नीला या सफ़ेद। दूसरा होता है पीला या नारंगी, तीसरा होता है लाल तारा, लाल। अब याद रखिएगा इन तीनों में केवल एक मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा, जिसका तापमान, जिन तारों का तापमान सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा, उसे क्या कहेंगे? नीला या सफ़ेद तारा कहेंगे। इसको युवा तारा भी कह सकते हैं। जिसका तापमान नीला या सफ़ेद तारे से थोड़ा कम होगा, उसे क्या कहेंगे? पीला या नारंगी तारा कहेंगे। इसको प्रौढ़ तारा भी कहते हैं। जिसका तापमान सबसे कम होगा, उसको क्या कहेंगे? लाल तारा कहते हैं। याद रखिएगा इन तीनों में केवल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लिख लीजिए। सबसे तेज तापमान, तेज तापमान, इसको क्या कहते हैं? युवा, युवा कहते हैं। थोड़ा कम, इसको क्या कहते हैं? प्रौढ़, प्रौढ़। इसके सबसे कम, इसको कहते हैं वृद्ध, वृद्ध तारा कहते हैं। याद रखिएगा जिन तारों का तापमान सबसे अधिक होगा, उसे हम लोग बोलेंगे नीला या सफ़ेद तारा। जिन तारों का तापमान उस सफ़ेद या नीले तारे से कम होगा, उसे नारंगी या पीला तारा कहते हैं। जिन तारों का तापमान सबसे कम होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग लाल तारा कहते हैं। इस लाल तारे के बाद क्या होता है? जब लाल तारा होता है, इसका तापमान सबसे कम हो जाता है, तब इस तारे में क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। इस तारे में क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट हो जाएगा तो इस तारे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। याद रखिएगा जो सबसे कम तापमान है, इस तारे के बाद में क्या होता है? इसमें विस्फोट होता है। इसमें क्या होगा? इसमें विस्फोट होगा। जब इसमें विस्फोट होगा, तब इस तारे की क्या हो जाएगी? इस तारे की मृत्यु हो जाएगी। याद रखिएगा तारे की मृत्यु कैसे होती है? जब तारों का तापमान सबसे कम हो जाता है, या तारा जब तारा अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद तारे में क्या होता है? विस्फोट होता है। जब तारे में विस्फोट होगा तो क्या हो जाएगा? तारों की मृत्यु हो जाएगी। अब तारे मरते, जब इसकी मृत्यु हो भी जाएगी, याद रखिएगा जब इस तारे की मृत्यु हो जाएगी, तब भी ये तारा क्या हो जाएगा? मरते मरते भी, यह मरते मरते भी क्या कर देगा? ब्लैक होल का निर्माण कर देगा। ब्लैक होल का निर्माण कर देगा। याद रखिएगा यह तारा, मतलब अब आप पूछ रहे हैं ब्लैक होल का निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखिएगा जब तारा में विस्फोट हो जाता है, जब तारे की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद ही तारा किस में परिवर्तित हो जाता है? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाल तारे की। लाल तारे को हम लोग लाल दानव भी कहते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो लाल तारा है हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाल दानव, इसको हम लोग लाल दानव के नाम से भी जानते हैं। लाल तारा जो है हमारा, लाल तारे को हम लोग लाल दानव के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन काहे में चेंज होता है? हाइड्रोजन चेंज होता है हीलियम में। जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता रहेगा, तो हीलियम की एक समय क्या आ जाएगा? हीलियम की क्या हो जाएगी? हीलियम की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं बचेगा। हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जब ये हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो हीलियम काहे में चेंज होने लगेगा? हीलियम चेंज हो जाएगा कार्बन में। कार्बन में बदलेगा। जब हीलियम कार्बन में बदलेगा, तो कार्बन भी काहे में बदल जाता है? थोड़े समय बाद कार्बन भी काहे में बदल जाता है? कार्बन भी भारी पदार्थ में बदल जाता है। कार्बन भी काहे में बदल जाता है? भारी पदार्थ में बदल जाएगा। याद रखिएगा लाल तारे से दो कंडीशन बनती है। लाल तारे जो सबसे कम तापमान होता है, जब इसमें सबसे कम तापमान होगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। मरते मरते भी काहे में बदल जाता है? ब्लैक होल बदल जाता है। ब्लैक होल को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कृष्ण विवर का नाम देते हैं। ठीक है, अब दूसरे लाल तारे को हम लोग लाल दानव तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हीलियम, हाइड्रोजन काहे में चेंज होता है? हीलियम में बदलता रहता है। हीलियम की जब अधिकता हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? हीलियम काहे में परिवर्तित होने लगता है? कार्बन में परिवर्तित होने लगता है। जब हीलियम कार्बन में परिवर्तित होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? तो
कार्बन में परिवर्तित होता रहेगा। तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन भी एक भारी पदार्थ में जैसे लोहे जैसे पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है चंद्रशेखर सीमा की, 1.4 mm। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले बात आती है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा दी किसने थी, याद रखिएगा, चंद्रशेखर थे एक इंसान थे या वैज्ञानिक थे या कुछ भी समझ लीजिए। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा 1.44 mm, ये जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक है, चंद्रशेखर दी किसने थी, ये चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा दिया था। ये क्या थे, ये भारतीय मूल के थे। पहले लिख लीजिए, यह भारतीय मूल के थे। जब ये भारतीय मूल के थे तो 1983 में इनको क्या हुआ था, इनको इसी के लिए नोबल दिया गया था। नोबल, हिंदी लिख दे रहा हूँ मैं, नोबल से सम्मानित किया गया था, मतलब नोबल भी इनको प्राप्त हुआ था, चंद्रशेखर सीमा के लिए ही प्राप्त हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन होती है। इन्होंने 2 कंडीशन बताई। कंडीशन नंबर 1 क्या बताई, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा या बराबर होगा। मतलब समझिएगा, जो द्रव्यमान तारों का द्रव्यमान है, द्रव्यमान सूर्य से कम या बराबर, कम होगा या बराबर होगा, तब क्या होगा। पहली कंडीशन इन्होंने बताई, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा या बराबर होगा, तब क्या होगा, जो लाल तारा है, जो लाल दानव है, ये काय में बदल जाएगा, ये श्वेत वामन में बदल जाएगा। मतलब समझिएगा, जो लाल तारा है, जो लाल वामन है, ये काय में बदल जाएगा, ये श्वेत वामन में बदल जाएगा, और उसके बाद ये काला वामन में बदल जाएगा। मतलब समझिएगा, लाल वामन या दानव, लाल दानव किस में बदल जाएगा, श्वेत में, श्वेत वामन में, और श्वेत वामन भी कैसे बदल जाएगा, काले वामन में, बदल जाएगा। समझिएगा, मतलब ये इन्होंने पहली कंडीशन बताया, जब जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो लाल दाना तारा है ये लाल वामन है, वो श्वेत वामन काय में बदल जाएगा, काले वामन में परिवर्तित हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 इन्होंने क्या बताई, ये देख लीजिए। कंडीशन नंबर 2 इन्होंने बताई, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा या सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना होगा। जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा या सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा या सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसको मिटा दूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 2 कह रहा है, जब तारों का द्रव्यमान, तारे का द्रव्यमान सूर्य से ज़्यादा होगा या 3 गुना होगा। जब सूर्य से ज़्यादा होगा तो 3 गुना होगा, क्या होगा, मान लीजिए तारे में क्या होती है, तारे में कितनी परत पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, तो मध्य वाली प्लेट काहे में मिलना शुरू हो जाएगी, मध्य वाली प्लेट मिलना शुरू हो जाएगी भीतर वाली प्लेट में। समझिएगा, मध्य वाली प्लेट काहे में मिलना शुरू हो जाएगी, भीतर वाली प्लेट में मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे बाहरी प्लेट का क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझिएगा, जब मध्य वाली प्लेट तारे में 3 परत पाई जाती है, भीतर, मध्य और बाहरी। तो भीतर और मध्य की परत क्या हो जाएगी, आपस में मिलना शुरू हो जाएगी। जब दोनों आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी तो बाहरी वाली परत का क्या हो जाएगा, बाहरी वाली परत का क्षरण हो जाएगा। बाहरी वाली परत का क्या हो जाएगा, बाहरी वाली परत का क्षरण शुरू हो जाएगा। जब बाहरी वाली परत का क्षरण शुरू हो जाएगा, इसी समय क्या होता है, तारों में एक विस्फोट होता है, तारों में एक विस्फोट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा
तब तारों की मध्य परत भीतरी परत में भीतरी परत में मिलना शुरू हो जाएगी जब मिलना शुरू हो जाएगी तब बाहरी परत का क्षरण होगा, बाहरी परत विघटित होने लगेगी, जब ये बाहरी परत विघटित होने लगेगी तो क्या होगा, तब होगा एक विस्फोट होगा। इसी विस्फोट को हम लोग क्या करते हैं, इसी विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। याद रखिएगा, जब तारों के मध्य की परत और भीतरी परत आपस में क्या हो जाएगी, आपस में जो है मिलना शुरू हो जाएगी तो बाहरी परत का विघटन शुरू हो जाएगा। जब बाहरी परत का विघटन शुरू हो जाएगा तब तारों में क्या होता है, तारों में एक विस्फोट हो जाता है। उसी विस्फोट को हम लोग क्या कहते हैं, उसी विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब सुपरनोवा विस्फोट के बाद में न्यूट्रॉन तारा जन्म लेते हैं। इस विस्फोट के बाद में याद रखिएगा, ये जो विस्फोट हुआ है इसके बाद क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा का जन्म होता है। याद रखिएगा, जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में क्या हो जाएगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में न्यूट्रॉन तारा का जन्म होता है। इसमें न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते हैं। मतलब क्या है, न्यूट्रॉन तारे में न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रॉन तारे को हम लोग पल्सर भी नाम देते हैं। पल्सर तारा मतलब क्या है, न्यूट्रॉन तारे में न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग न्यूट्रॉन तारे को पल्सर तारा भी कहते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन तारा काहे में बदल जाता है, ये न्यूट्रॉन तारा हो जाता है। यही न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल या कृष्ण विवर का रूप ले लेता है। या अब पता चला आप लोगों को कि ब्लैक होल कैसे बनता है। याद रखिएगा, जब सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट कब होगा, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा या 3 गुना अधिक होगा, तब क्या होगा, तारों के मध्य की प्लेट भीतरी प्लेट में क्या हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। भीतरी प्लेट मध्य प्लेट एक में होना शुरू हो जाएगी, तब बाहरी प्लेट का क्या हो जाता है, क्षरण होने लगता है या विघटित होने लगती है। तब एक तारों में विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद में न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। इसमें न्यूट्रॉन इतनी तेज़ी से चक्कर लगाते रहते हैं कि इसको हम लोग पल्सर तारा भी कहते हैं। फिर यही न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा ही काय में परिवर्तित हो जाता है, ब्लैक होल या कृष्ण विवर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए आज इतना ही है। अगला क्या रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा खगोलीय पिंडों की व्याख्या रहेगी। खगोलीय पिंड है उनकी व्याख्या के बारे में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के अभी तक जो थोड़े अभी जो वीडियो है हम लोगों के जल्दी अपडेट नहीं हो पा रहे हैं मेरे वीडियो, कोशिश करेंगे अब आपको पर डे एक वीडियो हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करें। इस समय जिससे जल्दी हम क्या करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। ठीक है, धन्यवाद।